जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज हमारी चल रही थी वो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि केंद्र राज्य के बीच में संबंध के टकराहट के बिंदु क्या थे और उन टकराहट के बिंदुओं की वजह से कौन कौन से आयोग बने और उनकी क्या रिकमेंडेशन थी कि केंद्र राज्य संबंध कैसे सुधर सकते हैं, कैसे संघवाद की ओर जा सकते हैं। सरकारी आयोग जो कि 1983 में बना था, और दूसरा पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी जस्टिस रिटायर्ड थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में 2007 में बना था। इन दोनों की रिकमेंडेशन आप ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है कि हमने सेंटर और स्टेट के बीच में तो देख लिया था संबंध, लेकिन अब हमें स्टेट और स्टेट के बीच में भी देखना है कि कैसे संविधान जो है ऐसी व्यवस्था करता है कि केवल अगर आपको विकास करना है, एक अच्छे लोकतंत्र, एक अच्छे गणतंत्र को सुदृढ़ रखना है, तो केवल केंद्र और राज्य संबंध मायने नहीं रखेंगे। सुचारू रूप से ये भी होना चाहिए कि राज्य और राज्य के बीच का भी संबंध ठीक ढंग से रहे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो टॉपिक है वो है अंतर्राज्यीय संबंध। इंटर स्टेट रिलेशंस। अंतर्राज्यीय संबंध के लिए संविधान में 4 व्यवस्थाएं की गई हैं। कौन कौन सी वो 4 व्यवस्थाएं हैं? पहली व्यवस्था है अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन। मतलब इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट होंगे, आप लोग सुनते होंगे कि नदी के लिए, डैम के लिए, ये कि इस नदी पर हम डैम बनाने नहीं देंगे, हमारी पानी की, एक राज्य दूसरे राज्य से इस तरीके से बहस और लड़ाई चलती है। तो ये किसके तहत होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 262 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, कई बार ये पूछा गया है। तो पहला अरेंजमेंट ये है संविधान में। दूसरा अरेंजमेंट क्या है जो सरकारी आयोग ने व्यवस्था कर दी? अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वय। अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल के तहत बनी है? आर्टिकल 263। ठीक। तीसरी बात जो आपको ये ध्यान में रखना है कि और क्या संविधान में किया गया है, और ये किया गया है, आपने सुना होगा कि एक स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में वैलिड है। एक जगह जिस मामले की सुनवाई हो गई, किसी और स्टेट में उसी मामले की सुनवाई नहीं हो सकती उसी व्यक्ति के खिलाफ। ये किस केस में है? दीवानी केस में। फौजदारी वाले मामले में नहीं। फौजदारी मतलब जिसमें मर्डर और ये सब क्राइम होते हैं उनको फौजदारी मामला बोलते हैं, क्रिमिनल केस। और जो सिविल मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। तो थर्ड बात क्या है कि कानूनी प्रक्रियाओं दस्तावेजों को मान्यता। एक स्टेट दूसरे स्टेट की कानूनी प्रक्रिया और जो उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेज हैं उनको क्या होगा? मान्यता देगा। तो लोग कहते नहीं कि यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस मत बनवाओ, उस स्टेट से बनवा लो, वहाँ से जल्दी तरीके से बन जाएगा, क्योंकि नॉर्म्स वहाँ पर बहुत ही शिथिल है। ठीक, ऐसा आपने सुना होगा। और चौथी बात, अंतर्राज्यीय व्यापार
वाणिज्य एवं समागम, समागम मतलब आना जाना, बस जाना, की स्वतंत्रता। ये 4 चीजें संविधान में व्यवस्था की गई है। इन 4 के अलावा 2 चीजें आप और नोट कर लीजिए यहीं पर कि और अंतर्राज्यीय संबंध कैसे सुदृढ़ होते हैं। तो एक है क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल्स, ठीक। दूसरा है नीति आयोग, और तीसरा है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। ये 3 चीजें भी आपको पढ़ना है, यहीं पर पढ़ लेंगे एक साथ तो चीजें क्या हो जाएंगी, एक जगह हमारे पास कंसोलिडेट होकर के आ जाएंगी। पहला पॉइंट चलते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय में आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, संसद को ये अधिकार है, संसद को हाईलाइट कर लीजिए कि जब भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट होगा जल विवाद से संबंधित तो संसद उस मामले में दखल देगी। तो संसद को यह अधिकार है, केंद्र सरकार को नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, इसी वजह संसद को हाईलाइट करा है। संसद को यह अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों से संबंधित जल का वितरण, उपयोग तथा कंट्रोल, नियंत्रण से संबंधित न्याय निर्णयन की व्यवस्था करे। ये कौन करेगा? संसद करेगी। संसद को यह अधिकार है तो वो क्या बनाएगी? न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी, ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगी, ठीक। और दूसरा ये है कि ये जो न्याय निर्णयन वाली संस्था होगी इसके डिसीजन को किसी और न्यायालय में चुनौती दी जाए या न दी जाए इसका भी निर्णय कौन करेगा? संसद। तो दूसरा बात क्या है कि संसद अंतर्राज्यीय जल विवाद निर्णयन या न्यायाधिकरण के विरुद्ध किसी मामले से संबंधित किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई से मना भी कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद पहली बात तो ट्रिब्यूनल बैठाएगी, स्थापित करेगी, जो क्या करेगा? न्याय निर्णय करेगा उस नदी, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है उस पर। और उसके बाद उस निर्णय के विरुद्ध किसी कोर्ट को सुनवाई से मना भी कर देगी कि ये जो न्याय निर्णय किया गया है, अधिकरण द्वारा दिया गया है, यही फुल एंड फाइनल है और किसी कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये भी कौन करेगा? संसद ही करेगा। तो ये 2 काम आर्टिकल 262 के तहत संसद के द्वारा किए जाते हैं। साथ में यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि यदि कोई विधिक प्रश्न आ गया
जिसमें संविधान की व्याख्या करने से संबंधित है, या कुछ लीगल चीजें आ गई जिसमें कि इनकी जो कैपेसिटी है उससे आगे की चीज आ गई, तो फिर क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन ये तभी होगा जब ये चीज हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर लीगल मैटर कोई नहीं है तब इन्हीं का डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा। ये भी लिख लीजिएगा कि इनका निर्णय अंतिम होता है, अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्य। अंतिम निर्णय मान्य होता है और सभी पक्षों पर बाध्य होता है। अब तक ऐसे कितने नदी जल विवाद से संबंधित ट्रिब्यूनल बन चुके हैं? तो अब तक टोटल 8 बन चुके हैं। कौन कौन से? पहला कृष्णा, दूसरा गोदावरी, आगे जल विवाद ऐसे करके लगाते चलिएगा, तीसरा नर्मदा। ये तीनों तो बने हैं 1969 में। सोचिए 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद ही पानी के लिए लड़ाई, ठीक, विवाद। इसके बाद रावी एवं ब्यास, कृष्णा गोदावरी नर्मदा रावी एवं ब्यास हो गया। इसके बाद कौन सी नदी आ रही है? कावेरी। फिर कृष्णा का सेकंड स्टेज, कृष्णा का सेकंड, वही कृष्णा का विवाद यहां पर कृष्णा सेकंड के नाम से आया। इसके बाद आया वंशधारा, और फिर महादायी नदी जल विवाद। ये आया वो 1969 में आया, ये 1986 में आया, ये आया 1990 में, और ये आया 2004 में, और ये दोनों आए 2010 में। ईयर जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से स्टेट से संबंधित है वो देख लेते हैं। ये जो नदी जल विवाद है, अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए ऑब्जेक्टिव में तो ईयर अधिकतर पूछते हैं और ये पूछते हैं कि किस स्टेट से कौन से संबंधित हैं नदी जल विवाद। दूसरी चीजें ये हैं इसमें जो पूछी जाती हैं, इनका हायरार्की क्रम कि कौन सा विवाद कब आया। और तीसरी बात, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट ये कर रहे हैं कि अभी लोकतंत्र की जर्नी कंप्लीट नहीं है, अभी हम परिपक्व नहीं है, अभी संघवाद की और जरूरत है। लोकतांत्रिक प्रणाली का जो मैच्योरनेस है वो और लाना पड़ेगा, ठीक। तो कृष्णा का देख लेते हैं। कृष्णा 3 स्टेट में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा सेकंड भी यही होगा, सेम। गोदावरी का 5 स्टेट में है, ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में और कौन है? एक तो आ जाएगा उड़ीसा और दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक। नर्मदा, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये कौन सी स्टेट से होकर के बहती हैं। जिन स्टेट से बहेंगी वो सारे स्टेट क्या रहेंगे? उस विवाद में पार्टी के रूप में रहेंगे। नर्मदा में कौन है? मध्य प्रदेश,
गुजरात, राजस्थान। ठीक, और महाराष्ट्र। रावी एवं ब्यास में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और इसके बाद पुडुचेरी, पौंडीचेरी जिसे आप कहते हैं। वंशधारा, वंशधारा कहाँ की नदी है? एक तो है इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, और महादायी में 3 हैं, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा कि कौन से स्टेट से कौन सी नदी जल विवाद है। जो सेकंड पॉइंट है वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था इसका? कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की गई है उनका उसका कैसे समन्वय हो रहा है। तो अंतर्राज्यीय परिषद, नेक्स्ट हेडिंग। किसके तहत है ये? आर्टिकल 263 के तहत। अगर आर्टिकल 263 के तहत है इसका मतलब ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका जिक्र संविधान में है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 262 के तहत जो भी वो न्याय निर्णय बने हैं, न्यायाधिकरण, वो भी क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? आर्टिकल 263 के तहत सबसे पहले इसका गठन जान लेते हैं। इसका गठन क्या है? अध्यक्ष तो होंगे पीएम, सभी राज्यों के सीएम सदस्य के रूप में। और कौन होगा? यूटीज के सीएम, जिस यूटी में सीएम है, और 2 ही यूटी में सीएम है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। उसके बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक। साथ में एक लोग और हैं, पीएम द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री। और इन 6 कैबिनेट में से एक मस्ट है, कौन? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। उसके मतलब इन 6 में गृह मंत्री शामिल है, या ये कहिए कि पीएम द्वारा नामित 6 मंत्री, गृह मंत्री सहित, या गृह मंत्री को छोड़ करके कितने? 5 और। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या होता है? गठन। ये जो गठन होता है इसमें एक होती है स्थायी समिति। स्थायी समिति में कौन कौन मेंबर होता है? होम मिनिस्टर होंगे, नौ राज्यों के सीएम होंगे स्थायी समिति में। वो 9 राज्य कोई भी हो सकते हैं, जनरली क्या होता है? रोटेशन बेसिस पर होता है। ठीक है, और पीएम द्वारा नामित 5 मंत्री, या ये कहिए ये जो 6 हैं होम मिनिस्टर सहित, और साथ में 9 राज्यों के सीएम, ये कौन बनाते हैं? इसकी
स्थायी समिति, किसकी? अंतर्राज्यीय परिषद की। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति तो बन गई, लेकिन जो समस्या है वो ये है कि फिर भी डिस्प्यूट क्या रहता है, चलता है। डिस्प्यूट क्यों चल रहा है? क्योंकि स्टेट के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, और जब एक ही बात पर इंटरेस्ट आकर के आपस में टकराने लगते हैं, उसी समय डिस्प्यूट होगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका कार्य क्या है? राज्यों के बीच वार्ता के लिए मंच, और साथ में क्या करना है? मध्यस्थता करना है, ताकि एकता और संघवाद की भावना वो प्रबल हो सके। दूसरी बात, कुछ विषय जो राष्ट्रपति के द्वारा सुझाए जाते हैं, इसकी स्थापना कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ये ध्यान में रखिएगा, संसद नहीं कर रही है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? केंद्र सरकार का, ठीक। तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विषय सुझाए जाते हैं, उसके उन विषयों पर भी ये क्या करते हैं? अपनी वार्ता और सुझाव देते हैं, या किसी संस्था की स्थापना करते हैं। तो ऐसे सुझाव दे करके 3 इन्होंने परिषद बनाई है। 3 परिषदें कौन कौन सी बनाई वो देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, दूसरा बिक्री कर के लिए चार क्षेत्रीय परिषदें। 4 क्षेत्रीय परिषदें कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 4 नहीं 5 कर लीजिए, और एक और है। हाँ 4 ही कर दीजिए, 4। वो एक बाद में बताएंगे। और क्या इन्होंने किया इसके तहत? इसके तहत केंद्रीय पंचायत लेवल पर, हाँ, स्थानीय ग्रामीण एवं शहरी विकास परिषद। कहने का मतलब यह है कि जो लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं, उनके लिए ग्रामीण और शहरी विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय। ये 3 की तीनों परिषद किसके द्वारा स्थापित हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने ही इनका क्या किया है? गठन किया है अंतर्राज्यीय परिषद के तहत। अब जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है, एक तो भारतीय दवा की केंद्रीय परिषद और होम्योपैथी के लिए क्षेत्रीय परिषद, इनका गठन राष्ट्रपति ने नहीं किया है। इनका गठन संसद के अधिनियम के द्वारा हुआ है।
और जब किसी संस्था का गठन अधिनियम या एक्ट के द्वारा होता है तो वो संस्था बन जाती है सांविधिक। सांविधिक संस्था है ये। तो ये दोनों का नाम आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और उसका एक ही तरीका है कि उनका भी नाम ध्यान रखिए और इनका भी नाम ध्यान में रखिए। वो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है, ये भारतीय दवा की केंद्रीय परिषद है, और दवा से रिलेटेड होम्योपैथी भी याद रखिएगा। तो ये दोनों राष्ट्रपति नहीं गठित करते हैं, ये किसी एक्ट के द्वारा गठित हैं। और उन तीनों को कौन गठित किया है? राष्ट्रपति। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि एक दूसरे की कानूनी प्रक्रियाओं, दस्तावेजों को मान्यता देना। ठीक, तो यहां पर आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, किसी वस्तु की कमी होने के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता नहीं दे सकती। देखिए, ये तो एक्सेप्शनल कंडीशन है कि कहीं पर किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए। अगर शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ सामान्य है, तो राज्यों में विभेद नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि हम आपके पास आलू और प्याज भेजेंगे और इनके पास टमाटर भेजेंगे, आपको टमाटर नहीं मिलेगा और आपको आलू प्याज नहीं मिलेगा। या आपके उस पर हम टैक्स लगाएंगे 18% और यहाँ पर लगाएंगे 5%, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक एक्सेप्शनल कंडीशन हो, आपदा की स्थिति हो, उस समय को छोड़कर बाकी संसद के द्वारा एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता नहीं दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, राज्य राज्य के बाहर उत्पादित वस्तु पर कर लगा सकता है, या अपने राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य पर कर लगा सकता है। ये विशेष परिस्थिति में है कि कर लगा सकता है, लेकिन ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से आना चाहिए। मतलब अगर राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून बना रहा है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी चाहिए, और राष्ट्रपति कभी भी ऐसी सहमति देते नहीं है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा, राज्य किसी ऐसी वस्तु पर जो कि उसके राज्य में स्वयं उत्पादित हो रही हो लेकिन कहीं और से कि दूसरे राज्य से आ रही है, तो अपने उसको संरक्षण देने के लिए टैक्स लगा सकता है दूसरे राज्य की वस्तु पर। ये तीसरी बात है। तो तीसरी बात क्या है कि राज्य अपने राज्य में उत्पादित वस्तु को संरक्षण देने के लिए दूसरे राज्य से उसी वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है। उत्तर प्रदेश में अगर चीनी हो का उत्पादन हो रहा है और चीनी महाराष्ट्र से आए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर सकती है? महाराष्ट्र से जो चीनी आ रही है उस पर टैक्स लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक, ये क्या है? अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। इन तीनों के अलावा जो आर्टिकल 301 से 305 में है,
कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 301 में है। ये 301 नॉर्मल कंडीशन में फॉलो होता रहेगा। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं क्या, लास्ट पॉइंट क्या था? कानूनी प्रक्रिया दस्तावेजों को मान्यता है तो हो ही गया। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्या, क्षेत्रीय परिषदें। पहली बात तो ये एक सांविधिक संस्थाएं हैं। सांविधिक का मतलब कि किसी एक्ट के द्वारा ये बनी है, और वो एक्ट कौन है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्षेत्रीय परिषदें 4 बनी थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। 1971 में एक अलग बनी जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य आते हैं, 8 स्टेट्स। ठीक, सिक्किम को लेकर के 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, वो इसमें आते हैं। कब बनी? 1971 में। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 1971 में ये बनी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डेवलपमेंट का ध्यान दिया गया। यहाँ के लोगों ने मांग उठाई कि हमें क्या किया जाए, क्षेत्र विकास का मौका दिया जाए, यहाँ पर भी विकास हो। और ये आपको पता है कि यहाँ पर दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। ठीक, बेसिक चीज़ों की भी जो है आपूर्ति में दिक्कत होती है। इस वजह से 1971 के बाद पूर्व की तरफ भारत सरकार ने ध्यान दिया और ये परिषद बनी। क्षेत्रीय परिषदों का क्या कॉन्सेप्ट है? इनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर नॉर्दर्न स्टेट में 5 स्टेट है नॉर्दर्न काउंसिल में, तो उसमें क्या है कि वो 5 आपस में क्या करें। कहने का ये मतलब है कि इसमें क्या है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, ये भावना कमजोर करना है ताकि आपस में क्या रहे, समन्वय बना रहे, एकता अखंडता बनी रहे। ठीक, तो इस वजह से ये बना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि नॉर्दर्न काउंसिल में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेस्टर्न में कौन आते हैं, ईस्टर्न में, सदर्न में। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें जो भी आपके पास 4 हों 5 हों, इनका अध्यक्ष कौन होगा? होम मिनिस्टर, केंद्र का, ये अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन होंगे? सभी सदस्य राज्यों के सीएम। और अगर यूटी में है तो यूटी में अगर सीएम है तो सीएम, और अगर प्रशासक हैं तो प्रशासक। ये 3 लोग होते हैं मेंबर सभी क्षेत्रीय परिषदों में। मतलब अगर होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं तो अमित शाह जी ही सभी इनकी अध्यक्षता करेंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष होता है रोटेशनल सिस्टम से, रोटेशनल सिस्टम से सीएम। जैसे 5 सदस्य हैं, 5 राज्य हैं, तो एक बार उपाध्यक्ष एक लोग बनेंगे, एक राज्य के सीएम, फिर अगले साल कौन बनेगा, दूसरे राज्य के सीएम बनेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये वो हैं जिनको यहाँ पर वोटिंग राइट्स हैं, जो बिना मताधिकार के इसमें शामिल हो सकते हैं, उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो बिना मताधिकार के कौन इसमें आ सकता है बैठक में क्षेत्रीय परिषदों की?
तो एक तो नीति आयोग द्वारा नामित सदस्य, वो आ सकते हैं। दूसरा, स्टेट के मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, ठीक है। और तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, तीसरी बात यह है कि राज्य के विकास आयुक्त भी आ सकते हैं। ये 3 लोग बिना वोटिंग राइट के आएंगे, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदों में अध्यक्ष हो गए होम मिनिस्टर, केंद्र के सदस्य सभी राज्यों के सीएम, और यूटी के ये हो गए, यूटी में अगर सीएम है सीएम और प्रशासन प्रशासक। साथ में एक चीज और यहीं पर लिख लीजिएगा, सदस्य में एक लोग और हैं, प्रत्येक राज्य से 2 मंत्री। ये मंत्री इसी कैबिनेट के सदस्य होंगे जो सीएम बनाएंगे, ठीक है। तो वहां से प्रत्येक राज्य से 2 मंत्री भी सदस्य होंगे। कहानी समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक समन्वयवाद, समन्वय बढ़ाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए, अखंडता पर जोर देने के लिए, क्षेत्रवाद कम करने के लिए एक बना था भारतीय एकता परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में, नेहरू जी के समय। इसका भी उद्देश्य यही था जो क्षेत्रीय परिषदों का है, एकता और अखंडता, संघवाद की भावना बढ़ाना, ठीक है। तो ये चीजें जरा आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नीति आयोग। ये आपको पता है कि 2015 से योजना आयोग बहुत ही विवादित रहा, और 2015 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह कौन आ गया? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। अब नीति आयोग का पहली बात तो अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। अब इसका जरा गठन देख लेते हैं। अध्यक्ष कौन हो गया? पीएम। उसके बाद क्या आएगा? शासी परिषद, जिसको आप बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। इसमें कौन रहेंगे? सभी स्टेट के सीएम, और यूटी में सीएम है तो सीएम, और अगर प्रशासक हैं तो प्रशासक। ये कौन हो गए? गवर्निंग काउंसिल में, शासी परिषद में। तीसरी बात क्या है? इसी में लिख लीजिएगा, क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं वो भी इसके गठन में, मतलब बैठक में शामिल होंगी। इसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य, ये वो सदस्य होंगे जिनको कि सार्वजनिक और लोक व्यवस्था में, नीति निर्माण में अनुभव है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए, ठीक। किसी मतलब शोध करने वाले जिनको उस क्षेत्र में बहुत ज्ञान है, वो हो गए प्रोफेसर टाइप, ठीक। तो ये सब हो गए विशेष आमंत्रित सदस्य में। इसके बाद क्या आएगा? पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा।
ये सब तो आते जाते रहते हैं बैठक में, लेकिन कौन सा ढांचा पूर्णकालिक रहेगा वो देख लेते हैं। ये आपके उसमें पूछा जाता है। ये तो आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि मिनिमम 3 बैठक होनी चाहिए किसकी, अंतर्राज्यीय परिषद की साल में, और मिनिमम 2 बैठक किसकी होनी चाहिए, क्षेत्रीय परिषदों की। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट भूल गए हैं तो ये चीज़ जरा नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रीय परिषदों में, क्षेत्रीय परिषदों का कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक, पूर्णकालिक संगठनिक ढांचा में पहला तो है अध्यक्ष, तो ये तो हो गए पीएम या पीएम के द्वारा कोई भी नामित सदस्य। दूसरा पूर्णकालिक सदस्य, ये जो सदस्य होंगे इनको राज्य मंत्री का दर्जा रहेगा। दूसरा अंशकालिक सदस्य, मैक्सिमम 2, यहां पर कंडीशन है। ये अंशकालिक सदस्य में ही ये जो यूनिवर्सिटी के चांसलर और ये सब आ सकते हैं अंशकालिक सदस्य में। और यहां भी ध्यान दीजिएगा, विशेष आमंत्रित सदस्य में नामित कौन करेगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, उनको नामित करेंगे। अंशकालिक सदस्य हो गया। इसके बाद पदेन सदस्य, पदेन सदस्य में पीएम द्वारा नामित 4 कैबिनेट मंत्री, ये पदेन सदस्य होंगे। इन 4 में एक कंडीशन नहीं है कि होम मिनिस्टर भी हो, होम मिनिस्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन होम मिनिस्टर को रखा जाता है। और लास्ट में है सीईओ, ये भी पीएम द्वारा नियुक्त। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या है इनका, संघवाद को बढ़ाना, राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना, वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्म, जाति, इन सब के बंटवारे से मतलब ये सब भावनाएं अलगाववाद की पैदा ना हो और उनको सप्रेस किया जा सके। ठीक, वार्ता के जरिए। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। ये तो आपको पता है कि जीएसटी कब आया, संविधान का 101वां संविधान संशोधन, इसके तहत जीएसटी लाया गया। केंद्र के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर केंद्र के कौन हो गए, इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर कौन से हो गए, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। यहां पर बिक्री कर, वैट, मनोरंजन कर, पथ कर, ये सब स्टेट के अप्रत्यक्ष कर हो गए। तो इन सब अप्रत्यक्ष कर को मिला करके किसमें शामिल कर दिया गया, जीएसटी में। संविधान संशोधन कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन। ठीक, जीएसटी काउंसिल सबसे पहली बात तो जब संविधान संशोधन के द्वारा आया तो ये आर्टिकल आया 279A, और जब भी ये आ गया है आर्टिकल, इसका मतलब ये हुआ कि ये संवैधानिक संस्था है या सांविधिक, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री
और राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं राज्यों का, वो सब इसमें शामिल होते हैं। सेक्रेटरी भी क्या होते हैं, शामिल। मजे की बात यह है, इसका जो कोरम है, मतलब बैठक के लिए कितनी संस्था होनी चाहिए, 50%, सॉरी कितनी संख्या होनी चाहिए, 50%। और जो इसमें किसी डिसीजन को अगर लेना है तो मत कितना होना चाहिए, 3/4, मतलब 75% मतों से वो पारित होना चाहिए, जिसमें से इस काउंसिल में 2/3 मत, जो वेटेज है 2/3 मतों का जो भार है वो राज्यों के पास है, और 1/3 किसके पास है, केंद्र के पास। तो केंद्र पहले योजना आयोग के द्वारा केंद्र क्या हो रहा था, अपने को सुपीरियर साबित कर रहा था, राज्यों की योजनाओं को ट्विस्ट कर रहा था, अपनी इच्छाएं राज्यों पर थोप रहा था। क्यों? क्योंकि वो फंडिंग प्रदान कर रहा था। जबकि फंडिंग के लिए अलग से संस्था कौन सी है, वित्त आयोग। आर्टिकल 280 हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वित्त आयोग की भूमिका कौन निभाने लगा था, योजना आयोग। तो राज्यों की तरफ से बार बार ये हुआ कि योजना आयोग को खारिज किया जाए। तो बना क्या, नीति आयोग। लेकिन योजना आयोग और नीति आयोग दोनों में क्या था, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही ना तो संवैधानिक संस्था है ना सांविधिक, किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनी, ना संविधान में इनका कहीं उल्लेख है। ठीक है, तो यहां पर एक बार लिख लीजिएगा नीति आयोग में ये क्या है, ना संवैधानिक है ना सांविधिक, केवल कार्यकारी आदेश के द्वारा ये बनी है। तो ऐसा है, मतलब केंद्र हावी ना हो, इस वजह से वेटेज रखा गया है 2/3 राज्यों का, और 1/3 किसके पास है, केंद्र का। और डिसीजन लेने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 75% मत उसके सपोर्ट में होने चाहिए, जो भी डिसीजन लिया जाए। इशू क्या हो रहा है कि जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार ने कहा कि पहले साल जो भी हम आपका ये जो इन करों की वजह से हानि होगी राजस्व की, उसकी पहले साल हम कितनी पूर्ति करेंगे, 100%। सेकेंड ईयर कितनी पूर्ति करेंगे, 75%। थर्ड ईयर 50%, फोर्थ ईयर 25%, और लास्ट में कुछ पता नहीं। इसी वजह से आपने सुना होगा कि खास करके मादक पदार्थ जो शराब है, जो ह्यूमन यूज के लिए यूज हो रही है, उसको इससे बाहर रखा गया है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि राज्य उस पर अपने राजस्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये भी क्या है, एक मुद्दा है। अच्छा, राज्य जो है ये कर किस उस पर आर्टिकल के थ्रू लगाते हैं, आर्टिकल 246A के तहत राज्य जो है वस्तुओं पर कर लगाते हैं। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। एक बात बताना भूल गए थे, वो यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया है ये अंतर्राज्यीय जल विवादों के निर्णय में कि संसद ऐसा कानून बना सकती है। ठीक, तो संसद ने क्या बनाया, संसद ने बनाया नदी बोर्ड अधिनियम 1956। 2018 या 2016 के आसपास इसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, तो एक तो बनाया नदी बोर्ड अधिनियम 1956, और दूसरा संसद ने एक चीज और बनाया है इसी के तहत। वो क्या बनाया है, अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इसी एक्ट के द्वारा ये जो डिस्प्यूट हैं नदियों के, इन्हीं एक्ट के द्वारा क्या किया गया, अधिकरण की स्थापना की गई। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सांविधिक संस्थाएं हैं, क्योंकि एक्ट के द्वारा बने हैं। बात समझ में आ गई?
तो अंतर्राज्यीय रिलेशन हम लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और वो हमारा टॉपिक होगा आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।